बरमूदा ट्रायंगल असल में क्या है? जो कहानियां आज तक हमें इस बारे में सुनाई गई हैं, क्या वो सारी सच हैं? बरमूदा ट्रायंगल असल में समंदर का एक हिस्सा है जो अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से पोर्टोरिको आइलैंड और बरमूदा तक का हिस्सा है। इस पर्टिकुलर एरिया को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. अगर आप सर्च करें तो दुनिया में इस मखसूस इलाके पर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, बेशुमार फिल्में बनाई गई हैं। इस अजीबो गरीब जगह के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। काफ़ी अर्सा पहले इस अजीबो गरीब इलाके को खास तौर पर नहीं जानता था। पहली दफ़ा सन 1950 में अमेरिकी मीडिया पर इस हवाले से हल्की फुल्की बात होना शुरू हुई थी और इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल को भी इस नाम से नहीं पुकारा जाता था। पहली बार बरमूदा ट्रायंगल इस इलाके को इस वक्त कहा गया जब एक मैगजीन जिसका नाम आर्गोसी था, इसमें एक आर्टिकल लिखा गया और इसमें कालम निगार ने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक समुद्री इलाका है जिसमें अजीबो गरीब वाकयात होते हैं। इस आर्टिकल का नाम आर्गोसी में द डेडली बरमूदा ट्रायंगल लिखा गया। तो तब से आज तक इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल का सबसे बड़ा मसला यह था कि जैसे ही इस इलाके में जाओ तो चाहे वो हवाई जहाज हो या बहरी जहाज, तो कभी इनका कंपास ठीक से काम नहीं करता, तो कभी इनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम नहीं करती। इस मखसूस इलाके में पहुंचने पर ही कई बार बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और कई मरतबा तो इंसान भी गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। इन सारे वाकयात के बाद लोगों का कहना है कि इस मखसूस इलाके में समंदर के अंदर मॉन्स्टर है जो ये सब कुछ करता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मखसूस इलाके में ये सारा काम खलाई मखलूक करती है और कुछ का कहना है कि इस इलाके का पानी ही ऐसा है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन इन सारी बातों का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। सन 1988 में एक शिप जिसका नाम एलन एस्टन जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है, 2 से 3 दिन समंदर में सफर करने के बाद इस शिप का कैप्टन था जिसका नाम ग्रिफन था। इसने अनप्लान्ड शॉट लिया जिससे वो जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना चाहता था और शॉट बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। जैसे ही ये शिप बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो इस शिप के कैप्टन को अपने से छोटा एक और शिप नजर आया। कैप्टन ग्रिफन ने इस शिप से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उस शिप से कोई भी राब्ता ना हो सका। इसलिए ग्रिफन ने अपने शिप से कुछ क्रू मेंबर उस जहाज में भेजे ताकि इनसे राब्ता हो सके। जैसे ही वो लोग इस जहाज में पहुंचे तो वो हैरान रह गए कि जहाज के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तो ग्रिफन ने फैसला किया कि इस जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर चलेंगे और हायर अथॉरिटी को इस जहाज के बारे में बताएंगे। तो जैसे ही क्रू मेंबर इस जहाज को अपने साथ लेकर चलना शुरू हुए तो थोड़ा सा आगे जाकर ही शदीद बारिश शुरू हो गई और वो जहाज नजर आना बंद हो गया। और जैसे ही समुद्री तूफान और बारिश खत्म हुई तो ग्रिफन ने दोबारा से वो जहाज देखा और इस जहाज से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की और पहले जैसी ही सूरत हाल ही सामने आई और ग्रिफन को इस जहाज से कोई भी राब्ता नहीं मौसूल हुआ। तो इसलिए ग्रिफन ने कुछ और क्रू मेंबर भेजे और वो तब हैरान रह गए कि उस जहाज में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तो इसी वक्त ये फैसला किया गया कि ग्रिफन इस जहाज को यहीं पर छोड़ के न्यूयॉर्क का सफर शुरू करेंगे। और जैसे ही ग्रिफन अपने शिप को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा और ये सारी पुरस्कार कहानी लोगों को सुनाई तो ये सारी कहानी उस वक्त पूरे दुनिया में फैल गई। इसके बाद एक और बोट थी जिसका नाम मैरी था जिसको 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था। इस पर भी बहुत सारे मुसाफिर सवार थे और ये फुल भरी हुई थी और जैसे ही ये शिप बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंची तो ये गायब हो गई। इसके लिए बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए। बहुत सारे लोगों ने इन्हें मुख्तलिफ एंगल से तलाश करने की कोशिश की लेकिन सारी सूरत हाल के बाद भी ये नाव ना मिल सकी। लेकिन करीब 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बरमूदा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। जो लोग इसे देखते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं, रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंचती हैं। जब शिप का जायजा लेती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि शिप के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। शिप के अंदर से कुछ भी गायब नहीं था, यहां तक कि शिप के डाइनिंग टेबल्स पर खाना भी वैसे का वैसे पड़ा था। लेकिन शिप का कैप्टन, क्रू मेंबर, मुसाफिर सब कुछ गायब था जिनका आज की डेट तक कोई सुराग नहीं मिल सका कि आखिर ये लोग कहां गए। इसी तरह बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से एक और वाकया तारीख का हिस्सा है कि 5 दिसंबर 1945 को न्यूयॉर्क से 5 जहाजों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ट्रेनिंग के लिए निकलता है। इस ग्रुप में सारे ट्रेनी होते हैं सिवाय एक सीनियर लेफ्टिनेंट चार्ल्स के। इनकी ट्रेनिंग का जो एरिया था वो तकरीबन बरमूदा ट्रायंगल ही था। जब इन्होंने परवाज भरी तो मौसम काफी साफ था
लेकिन आगे चलकर ठीक 2 घंटे बाद काफी घने बादल आ गए। तो ऐन इसी वक्त लेफ्टिनेंट चांस ने फैसला किया कि वो सफर मुकम्मल किए बगैर ही वापस लौटेंगे। और इसी वक्त सिमत मालूम करने के लिए कैप्टन चार्ल्स अपना कंपास निकालते हैं, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता। दूसरा कंपास निकालते हैं, वो भी काम नहीं करता। वो अपने तमाम टीम मेंबर से राब्ता करते हैं, इन सब के कंपास खराब हो चुके थे। और ग्राउंड पर भी जो टीम मौजूद थी वो जब इनसे राब्ता करने की कोशिश करती है तो इनको भी पता चलता है कि ये सारा ग्रुप भटक चुका है और इन्हें ढूंढने के लिए एक और जहाज भेजा जाता है। वो इस ग्रुप को ढूंढ तो नहीं पाया, लेकिन खुद भी गायब हो गया। और इसका लास्ट मैसेज था, यहाँ पर 100 फुट ऊपर कुछ जलता हुआ दिख रहा है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी सन 1492 में अपनी किताब में लिखा था कि इनका कंपास काम नहीं कर रहा और इनको कैंडल की तरह रोशनी दिख रही है। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से एक और वाकया भी बहुत मशहूर है। ये वाकया ब्रूस नामी एक शख्स के साथ पेश आया। ब्रूस एक वाहिद इंसान है जो बरमूदा ट्रायंगल को सरवाइव करके वापस आए हैं। ब्रूस बाहमा से फ्लोरिडा रूटीन से सफर करते थे। इनको तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट लगते थे। बाहमा से फ्लोरिडा आने में एक दफा वो बरमूदा ट्रायंगल से 10,000 फुट ऊपर फ्लाइट उड़ा रहे थे। इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक मौसम खराब हुआ और बारिश बरसना शुरू हो गई। अंधेरा तो इतना हो गया कि कुछ भी नजर आना बंद हो गया। ऐन उसी वक्त फ्लाइट का कंपास और सारे आलात तकरीबन काम करना छोड़ गए थे और जमीनी टीम के साथ इनका राब्ता भी खत्म हो चुका था। इस वक्त ब्रूस बिल्कुल हैरान थे और उनको लग रहा था कि इनका प्लेन कोई खलाई मखलूक उड़ा रही है। लेकिन ये मुसलसल चलते रहे और फिर बादल कम हो गए। जैसे ही इनका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुआ तो सब हैरान थे कि ब्रूस सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच गए हैं, जो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि सफर 250 मील था, जो 1 घंटा 30 मिनट से कम में मुकम्मल ही नहीं हो सकता था। ब्रूस के जहाज की स्पेसिफिकेशन भी बताती थी और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इनके जहाज का फ्यूल भी कम नहीं हुआ था। अगर आप ये सारी बातें चेक करने के लिए गूगल करेंगे तो आपको डेरो नावल, डेरो फिल्में बरमूदा ट्रायंगल पर बनाई गई हैं। लोग ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं। ऐसी कहानियां काफी दिलचस्प होती हैं, इसलिए लोग इस पर ज्यादा काम करके ऐसी चीजें बनाते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। आज के इस जदीद दौर में अगर आप बरमूदा ट्रायंगल को सर्च करेंगे तो ये दुनिया के 10 खतरनाक जगहों पर भी नहीं आती। बल्कि अमेरिकी नेवी तो लफ्ज बरमूदा ट्रायंगल को ही नहीं मानती। बल्कि आज जो लोग फ्लोरिडा जाते हैं वो बरमूदा ट्रायंगल वाला रोड ही इस्तेमाल करते हैं। हवाई सफर के लिए भी ये इलाका बहुत रशी रूट माना जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की विकिपीडिया डेफिनेशन को अर्बन लेजेंड कहा जाता है, जिसका मतलब है ये कहानी सच्ची बताई जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। अदाद शुमार के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल पर 8634 शिप्स गए हैं और इन शिप्स पर 2 कैजुअल्टीज हुई हैं, जो बाकी के हिसाब से बहुत कम है। जापान में भी बरमूदा ट्रायंगल की तरह एक जगह है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। वहां पर एक हवाई जहाज जबकि एक बहरी जहाज गायब हो चुका है, जिसकी आज तक किसी को कोई खबर नहीं मिली। ये ड्रैगन ट्रायंगल भी बरमूदा ट्रायंगल की तरह जगह है, लेकिन इसे बरमूदा ट्रायंगल की तरह हाइप नहीं मिलती, क्योंकि जितनी मूवीज हॉलीवुड ने बरमूदा ट्रायंगल पर बनाई है इतनी ड्रैगन ट्रायंगल पर नहीं बनाई। आखिर में कुल मिला के बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से जो कहानियां हमें सुनाई जाती हैं ऐसा कुछ नहीं है।